हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 12th की ज्योग्राफी यानी कि भूगोल के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और ये हमारी पहली बुक है और ये वन शॉट वीडियो है, यानी कि पहली बुक में जो आपके टर्म 2 में जो 3 चैप्टर आ रहे हैं, तीनों के तीनों चैप्टर आपको इस सिंगल वीडियो में मिल जाएंगे। अलग अलग भी बनाए हुए हैं, अगर आपको ढूंढने में दिक्कत होती है तो आप ये वन शॉट वीडियो देख के जाओ, यहाँ से आपको सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट मिल जाएंगे। मेरा नाम है सत्येंद्र प्रताप और आपको कुछ पूछना हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। एकलव्य स्टडी पॉइंट ये मेरा यूजर नेम है। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे है कि द्वितीय क्रियाएं क्या हैं। ठीक है, द्वितीय क्रियाओं से क्या अभिप्राय है। तो देखिए, द्वितीय क्रियाएं क्या होती हैं, ये आपके शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाएगा। तो देखते हैं द्वितीय क्रियाएं क्या होती है। इसके द्वारा प्राकृतिक संसाधनों का मूल्य बढ़ जाता है। मनुष्य जो है वो अपने स्किल का यूज करके, अपनी तकनीक का यूज करके, अपनी पूंजी का, मेहनत का यूज करके कच्चे माल को उत्पाद यानी एक प्रोडक्ट के रूप में बदल देता है। इसी को द्वितीय क्रिया कहा जाता है। एग्जाम्पल आपके सामने देता हूँ। मान लीजिए प्राथमिक क्रिया, आपको पता है कृषि वगैरह प्राथमिक क्रिया में आता है। मान लीजिए कोई किसान है, उसने क्या किया, उसने आलू उगाए। ठीक है, किसान ने आलू उगाए। अब आलू का जो मूल्य है वो 5 रुपए किलो होगा, या 10 रुपए किलो होगा, या 20 रुपए किलो होगा, ऐसे ही होगा इसका मूल्य। ठीक है, लेकिन जब कोई दूसरा व्यक्ति इसी आलू का इस्तेमाल करके, आलू उसके लिए क्या है, कच्चा माल है। आलू एक तरह से कच्चा माल है। इस कच्चे माल का इस्तेमाल करके, आलू का इस्तेमाल करके चिप्स बना देता है। और फिर वो चिप्स किस रेट में बेचेगा, वो बेचेगा 20 रुपए का 100 ग्राम, समझ रहे हो, या 40 रुपए का 200 ग्राम, इस तरीके से बेचेगा। तो अब आप यहाँ पे एक चीज देखिए, किसान ने भी बहुत मेहनत की, पूरे साल मेहनत करके खेत में उसने क्या करा, आलू उगाए जिसकी कीमत बहुत कम थी। लेकिन इसी आलू को कच्चे माल के रूप में इस्तेमाल करके किसी व्यक्ति ने अपनी स्किल का यूज करके, अपनी तकनीक का यूज करके, अपनी पूंजी का यूज करके, अपनी मेहनत का यूज करके, ठीक है, उसने क्या करा, इसी आलू को चिप्स के रूप में परिवर्तित कर दिया, यानी एक उत्पाद बना दिया जो कि चिप्स हो गया। और अब इसकी कॉस्ट क्या है, बढ़ गई। इसी को द्वितीय क्रिया का कहते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा कि प्राकृतिक संसाधनों का मूल्य बढ़ जाता है। ठीक है, बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया, बिल्कुल आपको याद हो जाना चाहिए। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। ठीक है, उदाहरण देखो यहाँ पे भी दे रखा है। जैसे कपास, आप जानते हो कपास की खेती होती है, कपास से धागे बनाना और उसके बाद फिर उससे कपड़े बनते हैं। गन्ने से चीनी बनाई जाती है। गन्ने का मूल्य कम होता है लेकिन चीनी का मूल्य ज़्यादा होता है। कपास का मूल्य कम होता है लेकिन वस्त्र का मूल्य ज़्यादा होता है। आलू से चिप्स बनाना, ये बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं। ठीक है, एक ही एग्जाम्पल आपको देके समझा दिया है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, विनिर्माण क्या होता है यानी मैन्युफैक्चरिंग क्या होती है। तो बहुत ही आसान है, आप सभी जानते हैं कि किसी भी वस्तु का जब बनाया जाता है, निर्माण किया जाता है, तो उसको क्या कहा जाता है, विनिर्माण कहा जाता है, यानी उसकी मैन्युफैक्चरिंग हुई है। जैसे मान लो कोई पेन है, आप पेन से लिखते हो, तो वो जो पेन है वो किसी ना किसी फैक्ट्री में, किसी ना किसी कारखाने में बनती है। तो वो प्लास्टिक वगैरह या जो भी चीज़ें उसमें यूज़ करके बनाया जाता है, तो वो उसका क्या है, वो विनिर्माण है, उसकी मैन्युफैक्चरिंग है। ठीक है, एग्जाम्पल आपके सामने है। जैसे लोहे से कुछ बनाना, लोहे से कुछ भी बनाना, जैसे मान लो कोई लोहे का कोई भी आइटम हो सकता है। ठीक है, प्लास्टिक के खिलौने बनाना, कंप्यूटर बनाना, या फिर और छोटी चीज़ें बनाना, या अंतरिक्ष यान बनाना, ये सब कुछ क्या है, विनिर्माण में आता है। विनिर्माण की सभी प्रक्रियाओं में कुछ सामान्य विशेषता होती है। ये सामान्य विशेषता क्या होती है, इसे समझिए। देखिए, विनिर्माण जब किया जाता है तो शक्ति का प्रयोग होता है। ठीक है, ऊर्जा लगती है। एक ही प्रकार की वस्तुओं का जो निर्माण होता है बड़े पैमाने पे होता है। एग्जाम्पल मान लो कोई खिलौनों की फैक्ट्री है, तो उस फैक्ट्री के अंदर एक ही जैसे खिलौने बनाए जाएंगे, बहुत बड़ी संख्या में, हजारों खिलौने सेम दिखने वाले बनाए जाएंगे। ठीक है, और विनिर्माण जो होता है उसमें मशीनरी के द्वारा, पुराने साधनों के द्वारा किया जाता है। ठीक है, इसमें मशीनों का इस्तेमाल होता है, या पुराने जो साधन होते हैं उनका भी इस्तेमाल होता है, तब जाके विनिर्माण होता है। अगला क्वेश्चन है, कुटीर उद्योग से क्या अभिप्राय। देखिए, सीबीएसई का फेवरेट क्वेश्चन है। सीबीएसई में बहुत पूछा जाता है, क्वेश्चन रट लो, बिल्कुल हो सकता है आपके पेपर में आ जाए। कुटीर उद्योग से क्या अभिप्राय है, इसकी कुछ विशेषताएं आपको बतानी है। तो कुटीर उद्योग, देखो ऐसे उद्योग होते हैं जो मतलब बहुत छोटे लेवल पे, यानी जो घर से ही शुरू हो जाए। कुटीर उद्योग ऐसे उद्योग को कहा जाता है जिनमें लोग अपने परिवार के सदस्यों के साथ मिलकर स्थानीय कच्चे माल की स्थापना कर स्थानीय कच्चे माल की सहायता लेकर अपने घर पे ही, मतलब जो डेली लाइफ में यूज होने वाली वस्तुएं उसका निर्माण करते हैं, तो उसको कुटीर उद्योग कहते हैं। ठीक है, इसको हम घर से शुरू कर सकते हैं। आपने देखा होगा कि कुछ लोग घर पे ही कुछ काम शुरू कर देते हैं। एग्जाम्पल आपने देखा होगा, कुछ लोग मोमबत्ती बनाते हैं। ठीक है, कुछ लोग कपड़ों से रिलेटेड छोटी मोटी चीजें बनाते हैं।
सिंदूर वगैरह बनाना, ठीक है, बहुत मतलब ऐसी चीज़ें आपने देखी होगी। तो इसकी कुछ विशेषता देखते हैं कि ये जो होता है इसको घर से शुरू किया जा सकता है। इसमें पूंजी और परिवहन के साधन जो है इसको ज़्यादा प्रभावित नहीं करते, क्योंकि बहुत ज़्यादा पूंजी इसमें नहीं लगाई जाती, और इसमें कोई मतलब बहुत डेली लाइफ की चीज़ें बनती है तो आसपास बिक जाती है, तो बहुत ज़्यादा परिवहन और इधर उधर ले जाने की जरूरत भी नहीं पड़ती। कच्चा माल और बाजार दोनों ही जो होते हैं वो लोकल लेवल पे यानी स्थानीय स्तर पे उपलब्ध हो जाते हैं, आसानी से आसपास मिल जाते हैं। भारी मशीनों की इसमें कोई ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि घर पे उद्योग चल रहे हैं तो जाहिर सी बात है बड़ी और भारी मशीन नहीं चाहिए इसमें, और हाथ के साधारण औजार से ही ये चीज़ें बनाई जा सकती हैं। ऐसे उद्योग को शुरू करने के लिए बहुत ही मतलब अधिक राशि की जरूरत नहीं पड़ती है। एक छोटे से अमाउंट से ये काम शुरू किया जा सकता है, घर से शुरू किया जा सकता है, परिवार के सदस्य मिलकर इस काम को कर सकते हैं, ठीक है। कुटीर उद्योग के कुछ उदाहरण हैं, जैसे मोमबत्ती बनाना, अचार बनाना, कागज के थैले बनाना, बांस की टोकरी बनाना, या फिर किताबों में जिल्द वगैरह चढ़ाना, ठीक है, बड़े लेवल पे चढ़ाए जाते हैं खूब सारी किताबें वगैरह, गत्ता वगैरह बनाना, ये सब तो कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि छोटे लेवल पे घर से शुरू किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कुटीर उद्योग और छोटे पैमाने के उद्योग में क्या अंतर है। छोटे पैमाने के उद्योग के बारे में आपको बताना है, छोटे पैमाने के उद्योग की विशेषता बतानी है, ठीक है, ये आपके सामने क्वेश्चन। तो देखो, कुटीर उद्योग से ये अलग होते हैं। इन उद्योगों में क्या होता है, उत्पादन की तकनीक और निर्माण स्थल जो होता है वो दोनों कुटीर उद्योग से अलग होता है। छोटे पैमाने के उद्योग जो है वो कुटीर उद्योग से अलग है। सुनने में एक जैसा लगेगा क्योंकि कुटीर उद्योग भी छोटे लेवल पे ही शुरू हो जाता है, घर से शुरू हो जाता है, लेकिन अंतर है। देखो, इस उद्योग में निर्माण स्थल जो होता है घर के बाहर कारखाना होता है। जो छोटे पैमाने के उद्योग होते हैं वो कारखाने में होते हैं, यानी फैक्ट्री वगैरह में होते हैं, घर से नहीं होते। इसमें स्थानीय कच्चे माल का उपयोग किया जाता है, जो कि दोनों में होता था। इसमें अर्ध कुशल श्रमिक और शक्ति के साधनों से चलने वाले यंत्रों का इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि इसमें मशीनों का इस्तेमाल किया जाता है, और जो अनस्किल्ड लेबर होती है वो भी इसमें आ सकती है, ठीक है। और इस उद्योग में रोजगार के अवसर जो होते हैं वो ज़्यादा होते हैं, क्योंकि देखो कुटीर उद्योग जो था वो घर में होता था, और घर में कौन काम करेगा, परिवार के सदस्य करेंगे। अब दूसरे परिवारों के लोगों को थोड़ी बुलाया जाएगा। लेकिन ये जो छोटे पैमाने के उद्योग हैं ये फैक्ट्रियों में होते हैं, कारखानों में होते हैं, तो यहाँ पे रोजगार के अवसर जो है वो ज़्यादा मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बड़े पैमाने के उद्योग जो है उसकी विशेषता बतानी है, और बड़े पैमाने के उद्योग और छोटे पैमाने के उद्योग जो होते हैं उसमें क्या अंतर होता है। तो देखते हैं, बड़े पैमाने के उद्योग छोटे पैमाने के उद्योग से बिल्कुल अलग होते हैं, क्योंकि इनमें विशाल बाजार और विभिन्न प्रकार का कच्चा माल और शक्ति के साधन और स्किल्ड लेबर होनी चाहिए, ठीक है, कुशल श्रमिक होनी चाहिए, और बिल्कुल लेटेस्ट टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, विकसित टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, और अधिक उत्पादन यहाँ पे किया जाता है और ज़्यादा पूंजी की जरूरत पड़ती है। तो बड़े पैमाने के उद्योग क्या होते हैं, इसमें एक बड़ा बाजार और बहुत अलग अलग तरह का कच्चा माल, शक्ति के खूब सारे साधन, स्किल्ड वाले लेबर होने चाहिए, और बहुत लेटेस्ट टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, अधिक उत्पादन किया जाता है और ज़्यादा पूंजी की आवश्यकता पड़ती है। तो लास्ट 200 सालों की अगर बात करें तो ऐसे उद्योगों का विकास बहुत ज़्यादा हुआ है। और पहले उद्योग जो थे ये उद्योग ब्रिटेन में हुए थे, फिर अमेरिका, यूरोप, यहाँ पे हर जगह लगा दिए गए थे। लेकिन आज के समय में दुनिया के सभी भागों में ऐसे उद्योग हो गए हैं, ठीक है। अगला है कि स्वामित्व के आधार पे उद्योग जो है उसको बांटो। ये क्वेश्चन भी काफी पूछा जाता है। जैसे स्वामित्व के आधार पे, जैसे निजी क्षेत्र के, संयुक्त क्षेत्र के, सार्वजनिक क्षेत्र के, इस तरीके के जो उद्योग है इसके बारे में आपको बताना है। तो देखते हैं, सबसे पहले हम सार्वजनिक क्षेत्र के पढ़ लेते हैं। स्वामित्व के आधार पे हम तीन तरीके से बांट सकते हैं, निजी क्षेत्र, सार्वजनिक क्षेत्र, और तीसरा क्या था यहाँ पे एक बार देखिए, संयुक्त क्षेत्र, ठीक है। तो चलिए इसे देखते हैं। सार्वजनिक क्षेत्र में क्या होता है कि ये उद्योग जो होते हैं वो सरकार के अधीन होते हैं। सार्वजनिक क्षेत्र समझिए सरकार के अधीन। इन उद्योगों का जो मैनेजमेंट होता है वो कौन करेगा, सरकार करती है। समाजवादी देशों में ऐसे उद्योग ज्यादा होते हैं, क्योंकि समाजवादी देशों में सब कुछ क्या होता है, सरकार के अंडर में होता है। तो ये सार्वजनिक हो गया। अब देखते हैं निजी। निजी क्षेत्र आप समझते हो प्राइवेट, यानी कि जो किसी व्यक्ति की निजी संपत्ति हो सकती है, ठीक है। इस इन उद्योगों का जो मालिक होता है वो कोई एक व्यक्ति हो सकता है, या कोई कंपनी हो सकती है, या कोई ग्रुप हो सकता है। ऐसे उद्योगों का जो संचालन होता है वो निजी संगठन करते हैं। पूंजीवादी जो देश होते हैं वहां पे ऐसे उद्योग ज्यादा मिलेंगे। और भारत में जैसे देखो टाटा, बिरला, रिलायंस, ये सब क्या है, प्राइवेट है, ठीक है। ये इनके निजी उद्योग के रूप में देखे जाते हैं। इसके बाद क्या है, संयुक्त क्षेत्र के उद्योग। इन उद्योगों का संचालन जो होता है वो सरकार और जो प्राइवेट कंपनियां होती हैं या निजी कंपनियां होती हैं वो मिलकर करती हैं। जैसे एच पी सी एल मित्तल एनर्जी लिमिटेड, ये इसके एग्जाम्पल है, पेपर में पूछे जाते हैं, बिल्कुल ये आपको याद रखने हैं।
अगला क्वेश्चन है कि स्वच्छंद उद्योगिकी जो होते हैं उसकी कोई 3 विशेषता बताइए। तो स्वच्छंद उद्योग देखो इसमें क्या होता है, बहुत ज़्यादा विविधता वाले स्थानों में होते हैं। ये किसी विशिष्ट कच्चे माल पे निर्भर नहीं होते कि कोई एक स्पेशल कच्चा माल हो उसी पे निर्भर, ऐसा नहीं है। ये उद्योग जो होते हैं ये संगठक पुर्जों पर निर्भर करते हैं, ठीक है। इसमें पुर्जे वगैरह जो होते हैं, जो पार्ट्स होते हैं उस पर निर्भर करते हैं, जो कहीं से भी प्राप्त किए जा सकते हैं। इसमें उत्पादन कम मात्रा में होता है एवं श्रमिकों की जो जरूरत होती है वो भी कम होती है, और इसमें जो पोल्यूशन वगैरह होता है वो भी नहीं फैलता, क्योंकि पुर्जे वगैरह पहले से बने बनाए लिए जाते हैं। यहाँ पे असेंबलिंग, एक तरीके से असेंबलिंग वगैरह का काम होता है। अगला है कि उद्योग की स्थापना को प्रभावित करने वाले जो कारक है उसे बताइए। उद्योगों का स्थानिक किन तत्वों पर निर्भर करता है। संसार में उद्योगों की स्थिति को प्रभावित करने वाले कारण बताइए। संसार में उद्योगों की स्थिति को प्रभावित करने वाले कोई 5 कारण, इस तरीके से है। अब देखो ये क्वेश्चन आपको दिमाग में रखना है क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है और पेपर में आने के चांस बहुत ज़्यादा है। अब यहाँ पे आप ये सोचिए कि मान लीजिए आप एक उद्योग लगाना चाहते हैं, आप फैक्ट्री के मालिक हैं, आप चाहते हो कि कोई आप उद्योग लगाओ, कोई कारखाना लगाओ, तो आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए। अब अगर इस तरीके से सोचोगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। देखो क्या क्या सोचोगे तो आप 2 तरीके की चीज़ें देखोगे। सबसे पहले भौतिक कारक, दूसरा मानवीय। भौतिक कारक मतलब आप देखोगे जहाँ पे मैं उद्योग लगा रहा हूँ क्या वहाँ पे मुझे कच्चा माल आराम से मिलेगा या नहीं, वहाँ की जलवायु सही है या नहीं, वहाँ पे पानी वगैरह मिल जाता है या नहीं, शक्ति के साधन वहाँ पे इजीली अवेलेबल है या नहीं, ये सारी चीज़ें आप देखोगे। मानवीय कारक में आप देखोगे कि क्या वहाँ पे लेबर मिल जाएगी, क्योंकि अगर मान लो आप फैक्ट्री लगा रहे हो तो वहाँ पे लेबर भी चाहिए, आसानी से लेबर मिल रही है या नहीं मिल रही, पूंजी आपके पास है या नहीं, पूंजी आपको मिल जाएगी या नहीं, परिवहन के साधन वहाँ पे हैं, बाजार आसपास उपलब्ध है, या सरकार की नीतियाँ कैसी है, पॉलिसी कैसी है, इन सारी चीज़ों को आप ध्यान रखोगे। ठीक है, तो यही आप इस तरीके से सोच के करोगे तो आपको पॉइंट याद आ जाएंगे। अब देखो कच्चे माल की उपलब्धता, ये मैं आपको ऐसे ही डिस्कस कर देता हूँ। देखो टाइम कम है, वन शॉट वीडियो, तो मैं आपको मोटा मोटा डिस्कस कर देता हूँ। आप कहीं पे भी देखोगे तो आप ये देखोगे कच्चा माल उपलब्ध है स्थानीय स्तर पे या नहीं, या अगर उपलब्ध है तो कहाँ पे उपलब्ध है, वहां से आने का परिवहन है या नहीं, जल उपलब्ध है या नहीं, ये सारी चीजें आप देखोगे। ठीक है, तो इसको एक्सप्लेन नहीं करूंगा, ये बहुत आसान है। अब आगे देखो, जर्मनी के रूहर कोयला क्षेत्र के बारे में चर्चा कीजिए। इंपॉर्टेंट, और इसको कहूंगा मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट, काफी बार पेपर में आया हुआ है। तो जर्मनी का जो रूहर कोयला क्षेत्र है वो लंबे समय से यूरोप का प्रमुख औद्योगिक प्रदेश रहा है। ठीक है, यूरोप की काफी मतलब इससे मदद होती रही है। कोयला, लोहा, इस्पात यहाँ की अर्थव्यवस्था का मेन आधार है। जर्मनी के जो इस्पात उद्योग हैं, उत्पादन है, उसका 80% जो होता है वो रूहर से ही होता है। ठीक है, और औद्योगिक ढांचे में परिवर्तन के कारण कुछ क्षेत्रों में उत्पादन में गिरावट भी आई है, क्योंकि अब के समय में औद्योगिक स्ट्रक्चर जो है वो चेंज होता जा रहा है। पहले क्या होता था, उद्योग जो होते थे वो केवल रूहर और इसके आसपास ज़्यादा होते थे, अब अन्य क्षेत्रों में भी उद्योग जर्मनी वगैरह में लगाए जा रहे हैं। तो इसकी वजह से क्या है, कुछ मतलब उत्पादन में गिरावट भी आई है। और यहाँ पे प्रदूषण और औद्योगिक अपशिष्ट की समस्या भी होने लगी है, क्योंकि देखो बड़े लेवल पे औद्योगिकरण जहाँ होता है वहाँ पे पोल्यूशन की समस्या बहुत ही सामान्य है, वहाँ पे होता ही होता है। अगला क्वेश्चन, लौह इस्पात उद्योग से क्या अभिप्राय है। ठीक है, क्या आप इससे समझते हो, या फिर भारी उद्योग का अर्थ बताइए। तो लौह इस्पात उद्योग जो है वो सभी उद्योगों का आधार है, इसलिए इसको आधारभूत उद्योग भी कहते हैं। क्योंकि देखो लौह इस्पात में लोहा वगैरह ये सारी चीजें मिलती है, बनाई जाती है इन उद्योगों में। और आप देखोगे किसी भी उद्योग में जो मशीनें होती हैं, मशीनें वो किससे बनी होती है, लोहे से। इसीलिए जो लौह इस्पात उद्योग है वो सभी उद्योगों का आधारभूत है। ठीक है, और ये आधारभूत इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि ये अन्य उद्योगों जैसे मशीन और औजार जो आगे उत्पादों के लिए प्रयोग किए जाते हैं, ठीक है, उनको कच्चा माल प्रदान यहीं से होता है। मान लो कोई फैक्ट्री है, वहाँ पे कोई मशीन बनानी है, तो मशीन के लिए कच्चा माल कहाँ से चाहिए होगा, तो लौह इस्पात ही चाहिए होगा, उसी से मशीनें बनेंगी। तो इसलिए ये क्या है, सबसे मेन है। लौह इस्पात उद्योग जो है वो इसको भारी उद्योग भी कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि इसमें बड़ी मात्रा में भारी भरकम कच्चा माल उपयोग में लाया जाता है, और भारी भरकम है इसीलिए इसको भारी उद्योग कहा जाता है। और इसके उत्पाद जो होते हैं, इससे बनी हुई चीज़ें जो होती हैं वो भी बहुत भारी होती हैं। जो लोहे की चीज़ें होती हैं वो काफ़ी भारी होती हैं, आप सभी जानते हैं। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, पेपर में आता है। अगला है कि हथकरघा उद्योग की विशेषता बतानी है। हथकरघा उद्योग में क्या होता है कि ज़्यादा श्रमिकों की जरूरत पड़ती है। आपने देखा होगा वो धागा वागा उसमें कुछ बनाए जाते हैं, कपड़े वपड़े बुने जाते हैं। तो ये उद्योग जो है इसमें अर्ध कुशल श्रमिकों को रोजगार देता है। इसमें पूंजी की आवश्यकता कम होती है। ठीक है, और इसमें क्या होता है, सूत कताई की जाती है, बुनाई की जाती है, और हाथों से काम होता है जिसमें समय बहुत ज़्यादा लगता है। बिजली करघा से कपड़ा बनाने में मशीनों का इस्तेमाल किया जाता है।
इसमें कम श्रमिकों की आवश्यकता पड़ती है और उत्पादन भी अधिक होता है। अब यहाँ पे समझिए, एक होता है हाथ करघा, जिसमें वो मशीनें सी होती है, जैसे हाथ से ही उसमें काम होता है। उसमें क्या होता है, समय ज़्यादा लगता है, लेकिन उसी का एक अल्टरनेट आया है जो है बिजली करघा। उसमें क्या होता है, कम समय में ज़्यादा उत्पादन हो जाता है, ठीक है, मशीनों का इस्तेमाल होता है और श्रमिकों की आवश्यकता भी इसमें क्या होती है, कम पड़ती है, उत्पादन भी इसमें अधिक होता है। तो दोनों चीज़ें आपको एक ही क्वेश्चन में बता दिए। हो सकता है आपसे ये वाला क्वेश्चन पूछ ले। नेक्स्ट है कि तृतीय क्रियाकलाप से आप क्या समझते हैं। तो तृतीय क्रियाकलाप का मतलब होता है सेवा सेक्टर, सर्विस सेक्टर को हम तृतीय क्रियाकलाप कहते हैं, ठीक है। तृतीय क्रियाकलाप में जो कुशल श्रमिक होते हैं, व्यवसायिक दृष्टि से वो ट्रेंड होते हैं, प्रशिक्षित होते हैं, विशेषज्ञ होते हैं, नहीं एक्सपर्ट होते हैं, काउंसलर के रूप में काम करते हैं, परामर्श देने वाले। तो तृतीय क्रियाकलाप में उत्पादन और विनिमय दोनों ही शामिल होता है, ठीक है। उत्पादन का मतलब यहाँ पे क्या है, उत्पादन का मतलब यहाँ पे सेवाओं की उपलब्धता से है, ठीक है, सेवाओं को यानी सर्विस को कहा जा रहा है। विनिमय का मतलब है व्यापार, संचार, परिवहन। और इसमें क्या होता है, तृतीय क्रियाकलाप में मूर्त वस्तुओं के उत्पादन की बजाय सेवाओं को व्यवसायिक उत्पादन सम्मिलित है। मूर्त वस्तु वो जो हमें दिखती है, जैसे मान लो कोई फैक्ट्री में खिलौने बने हैं, तो आप उसे देख सकते हो, माप सकते हो, नाप सकते हो, देख सकते हो, समझ सकते हो। लेकिन सेवाओं को आप इस तरीके से नहीं माप सकते। जैसे मान लो सेवाओं में क्या आता है, जैसे मान लो एक टीचर है, वो आपको पढ़ा रहा है, उसने आपको 20 मिनट पढ़ाया। उस 20 मिनट में आपने उसको कुछ ज्ञान आपको कुछ ज्ञान प्रदान किया टीचर ने। तो उस ज्ञान को आप माप नहीं सकते हो, वो दिखता नहीं है, वो महसूस किया जाता है। तो इसलिए इसमें क्या होता है, इसमें मतलब सेवाएं शामिल होती है, ठीक है। इसके कुछ प्रकार भी हैं और ये प्रकार आपसे पूछे जाते हैं कि तृतीय क्रियाकलाप के कुछ प्रकार बताइए। तो व्यापार और वाणिज्य आ जाएगा, परिवहन, संचार, सेवाएं, ये सभी इसके अंदर आ जाता है, ठीक है, तृतीय क्रियाकलाप में। अगला क्वेश्चन है कि व्यापार और वाणिज्य किस प्रकार सेवाओं को जन्म देते हैं, तो बताइए। तो देखिए, व्यापार के अंतर्गत वस्तुओं का क्रय विक्रय होता है, यानी खरीद बेच होती है। फुटकर और थोक व्यापार की सभी सेवाओं का उद्देश्य होता है पैसा कमाना, और ये सारा काम कस्बों और नगरों में होता है, जिन्हें व्यापारिक केंद्र कहा जाता है, ठीक है। और विपणन केंद्र होता है मंडी। मंडी में क्या होता है, आप ये समझिए, मंडी जो होती है वो ग्रामीण भी हो सकती है और नगरीय भी हो सकती है। ग्रामीण जो गाँव के आसपास हो, नगरीय जो शहरों में हो। ग्रामीण विपणन केंद्र जो होते हैं वो छोटे होते हैं और लोकल स्तर की चीजें मिलती है, नगरीय में बड़े लेवल की चीजें मिलती है। एक क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि व्यापार जो होते हैं वो बताइए। व्यापार भी दो प्रकार के होते हैं, थोक व्यापार और फुटकर। थोक व्यापार क्या होता है, इसमें क्या होता है, बाजार जो होता है इसका गठन बिचौलिए सौदागर द्वारा होता है। ये क्या करते हैं, बड़े, जैसे मान लो एक बड़ी फैक्ट्री है, फैक्ट्री में बहुत सारे खिलौने बने, तो इनसे कांटेक्ट होगा बिचौलिए का, फैक्ट्री वाले बड़े मालिक से, ठीक है। और फिर वो क्या है, फिर जो दुकानदार होते हैं, आम दुकानदार, वो क्या करते हैं, इनसे खरीदते हैं, तो ये बिचौलिया इनको प्रोवाइड करते हैं, यानी इस फैक्ट्री वाले से लेकर इनको प्रोवाइड करते हैं। तो यानी कि क्या हुआ, डायरेक्ट फैक्ट्री वाला इनसे कांटेक्ट नहीं कर रहा है, तो बीच में बिचौलिए के कुछ पैसे बन जाते हैं, ठीक है। ये हो एक तरह से थोक व्यापार हो जाता है। और थोक विक्रेता जो होता है वो फुटकर भंडारों को उधार देते हैं। अब ये जो फुटकर मतलब जो ये लोग होते हैं, ये क्या करते हैं, उनसे उधार ले लेते हैं, क्योंकि इनको अपना जो बिजनेस होता है वो चलाना होता है। और यहाँ तक कि फुटकर विक्रेता जो है वो अधिकतर थोक विक्रेता की पूंजी पे ही अपना बिजनेस चलाते हैं। मान लो आप भी अगर कल को बिजनेस करने जाते हो, मान लो आप कोई कपड़े वगैरह की दुकान खोलते हो, तो आप जो कांटेक्ट करोगे बिचौलिए से, तो वो आपको कुछ चीज़ें दे देगा, लेकिन कुछ चीज़ें आपको उधार भी दे देगा, ठीक है, क्योंकि उसे पता है कि ये हमारा परमानेंट कस्टमर बन जाएगा, आने वाले समय में हमसे खरीदता रहेगा। तो ये चीजें चलती हैं यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है फुटकर व्यापार। तो फुटकर व्यापार जो है, ये देखो, ये क्या होता है, ये सीधा उपभोक्ताओं से वस्तु क्रय विक्रय होता है, ठीक है। यहाँ पे यानी जहाँ पे थोक व्यापार में क्या होता था, फैक्ट्री वाला होता था, उससे बिचौलिया लेता था, फिर जाके रिटेलर को देता था, ये सिस्टम था। लेकिन फुटकर व्यापार डायरेक्ट हो रहा है, यानी एक व्यक्ति जब यहाँ से सामान खरीद के डायरेक्ट लोगों को बेचता है, तो वो फुटकर है। तो ये फेरी लगा के, रेहड़ी लगा के, ट्रक के द्वारा, द्वार द्वार से द्वार, या डाक आदेश के द्वारा ये किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए, ग्रामीण विपणन केंद्र और नगरीय विपणन केंद्र की विशेषता बताइए। मैंने आपको बताया था ना, ये पेपर में पूछते हैं, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है। तो चलिए इसको समझते हैं। ग्रामीण ग्रामीण विपणन केंद्र को हम, इसको मंडी कहा जाता है, ठीक है, आम भाषा में मंडी कहते हैं। तो देखो, जो ग्रामीण विपणन केंद्र होते हैं यानी मंडी होती है, ये निकटवर्ती बस्तियों का पोषण करते हैं। मान लो ये यहाँ पे एक मंडी है, तो आसपास के जो गांव हैं, इनकी जरूरत का सामान यहाँ पे मिलेगा, ठीक है।
ये केंद्र स्थानीय संग्रहण और वितरण केंद्र की सेवाएं प्रदान करते हैं। यहाँ पे क्या होता है, व्यक्तिगत और व्यावसायिक सेवाएं जो होती है विकसित नहीं होती हैं ज़्यादा, मतलब यहाँ पे बेहतरीन सुविधाएं आपको नहीं मिलेंगी। यहाँ ग्रामीण लोगों की अधिक मांग वाली वस्तु और सेवा उपलब्ध होती है। जो गांव के लोगों की जो मांग होती है, डिमांड होती है, उनको वो चीज़ें वहाँ पे मिलती है। ये होती है ग्रामीण विपणन केंद्र की विशेषता। इसी के अपोजिट है नगरीय। नगरीय में क्या होती है, ये विशेष नगरीय सेवाएं यहाँ पे उपलब्ध होगी। यहाँ पे सब कुछ मिलेगा, ठीक है, सब कुछ। यहाँ विशिष्ट वस्तुएं और सेवाएं प्रदान होंगी। ये जो होते हैं केंद्र, ये निर्मित वस्तुएं, रेडीमेड चीज़ें यहाँ पे मिलती हैं। और यहाँ पे सेवाएं भी मिल जाएगी, जैसे अध्यापक, वकील, परामर्शदाता, चिकित्सक, ये सारी सुविधाएं होंगी नगरों में। अगला है कि परिवहन क्या है, इसकी विशेषता बताओ। तो परिवहन क्या है, एक ऐसी सुविधा होती है जिसमें व्यक्ति वस्तु और संपत्ति को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाते हैं। ठीक है, परिवहन एक सर्विस है, एक सेवा है। परिवहन क्या है, एक ऐसी सेवा, परिवहन सेवा के रूप में लोगों को रोजगार भी प्रदान करता है। जैसे ड्राइवर, कंडक्टर, सामान लादने वाले, उतारने वाले, टिकट संग्राहक, ये क्या है, ये परिवहन से ही रोजगार बने। आप रेल से अगर गांव जाते होंगे कभी, या रेल से आप घूमते होंगे तो देखते होंगे वहां पे चाय वाले, पानी वाले, खाने वाले, टिकट वाले, मतलब सैकड़ों तरह के रोजगार वहां पे लोगों को मिलते हैं। ठीक है, तो ये परिवहन के द्वारा मिलने वाले रोजगार है। इस तरह सभी प्रकार की परिवहन सेवाओं में भारी संख्या में लोग लगे रहते हैं। और परिवहन के कारण पर्यटन में भी बढ़ोतरी होती है, क्योंकि लोगों को आप देखते हो कि लोग घूमने भी जाते हैं। ठीक है, तो पर्यटन जो होता है, टूरिज्म, वो भी बढ़ता है। तो परिवहन की सुविधा के कारण औद्योगिक गतिविधि जो है उसमें तेजी आती है। इसके बाद है कि पर्यटन सेवा से क्या तात्पर्य है, इसको प्रभावित करने वाले कारक आपको बताने हैं। तो देखिए, पर्यटन एक यात्रा है जो व्यापार की बजाय, अब समझिए, पर्यटन जो है एक यात्रा है, इसमें व्यापार को ना देखते हुए प्रमोद के उद्देश्य से की जाती है। यानी ये खुशी के लिए की जाती है। जैसे मान लो आपका मन करा, गर्मी बहुत है, चलो कहीं ठंडी जगह पे घूम आते हैं, तो आप किस लिए जाओगे, मजे के उद्देश्य से जाओगे, यानी प्रमोद के उद्देश्य से जाओगे। पर्यटन में लोग जो होते हैं वो अपने निवास स्थानों और कार्यस्थल से अस्थायी तौर पे, टेम्परेरी, परमानेंट वहां पे बसने के लिए नहीं जाते, कुछ दिन के लिए घूमने जाते हैं। अस्थायी तौर पे थोड़े समय के लिए अन्य स्थानों पे जाके मनोरंजन करते हैं। पर्यटन जो है वो विश्व के प्रमुख तृतीय क्रियाकलाप में सबसे महत्वपूर्ण आता है। और पर्यटकों के आवास, जब लोग जाते हैं कहीं घूमने, तो उनकी रहने की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था, परिवहन की व्यवस्था, मनोरंजन की व्यवस्था, खरीदारी की व्यवस्था, इस तरह की चीज़ें उपलब्ध कराई जाती है। यहाँ पे स्थानीय व्यक्तियों को नियुक्त किया जाता है, इससे इन लोगों को रोजगार मिलता है। अब देखो, किसी भी टूरिज्म वाली जगह में चले जाओ, मान लो आप शिमला जाते हो, तो वहाँ पे कई तरह के रोजगार मिल जाएंगे आपको। रहने के लिए होटल मिल जाएंगे, यानी होटल वालों का एक रोजगार हो गया। खाने के लिए रेस्टोरेंट मिल जाएंगे, उनका रोजगार हो गया। मनोरंजन के लिए चीज़ें मिल जाएगी, उसका रोजगार हो गया। बाजार मिल जाएंगे, उनका रोजगार हो गया। तो समझो ना, बहुत बड़े लेवल पे रोजगार मिलता है यहाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखिए, मांग और परिवहन, यहाँ पे दो चीजें मैटर करती है। पिछले कुछ वर्षों में जीवन का स्तर जो है उसमें सुधार हुआ है, तो लोगों के पास फुर्सत का समय जो है वो बढ़ा है। और जब फुर्सत का समय बढ़ता है तो क्या होता है, पर्यटन की मांग बढ़ जाती है। अब लोग विश्राम के लिए अवकाश पर अधिक जाते हैं। अब मान लो कोई गरीब आदमी है, मजदूर आदमी है, बेचारा दिहाड़ी बनाता है पूरे रोज रोज, तो उसके पास इतना समय नहीं होगा, इतने फुर्सत के पल नहीं होंगे कि वो एक जगह से दूसरी जगह जाए घूमने, और ना उसके पास इतना पैसा होगा। लेकिन जब से जीवन का स्तर सुधरा है, लोगों के पास पैसा आया है, तो वो टूरिज्म की मांग बढ़ गई है। अब ऐसे में परिवहन की भी जरूरत पड़ती है, क्योंकि देखो परिवहन सुविधाओं में सुधार भी आया है, इसकी वजह से भी जो टूरिज्म है वो बढ़ा है। सड़क प्रणाली जो है पहले से अच्छी हो गई, तो लोग कार से या बसों से यात्रा करना पसंद करते हैं। हाल के वर्षों में वायु परिवहन का जो विस्तार है वो भी ज़्यादा हो गया, इसकी वजह से भी पर्यटन जो है वो बढ़ा है। ठीक है, तो ये सब क्या हो जाएंगे, पर्यटन को प्रभावित करने वाले कारक हो जाएंगे, मांग और परिवहन। इसके बाद देखो, पर्यटन को आकर्षित करने वाले कारक भी देख लो। कौन सी चीज़ें पर्यटन को आकर्षित करती है। अगर मान लो आप कहीं घूमना चाहोगे तो कौन सी चीज़ें आपको आकर्षित करेगी, तो सबसे पहले जलवायु। लोग जो होते हैं वो ठंडे प्रदेशों में ज़्यादा मतलब घूमना पसंद करते हैं। ठीक है, दक्षिण यूरोप और भूमध्य सागर वाला जो क्षेत्र है, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे लोग काफ़ी ज़्यादा मतलब पर्यटन को महत्व देते हैं। इसके बाद है भूदृश्य। कई लोग आकर्षित, मतलब ऐसा दृश्य जैसे पहाड़ हो गए, झरने, झील, नदी, जो लोगों को आकर्षित करे, अच्छा भूदृश्य हो, वो भी हमको आकर्षित करता है। इसके बाद क्या है, इतिहास एवं कला। मान लो कहीं पे प्राचीन मंदिर है, प्राचीन नगर है, किले हैं, तो पुरातन है, ऐतिहासिक चीजें हैं, तो वो भी क्या करती है, हमको हमको क्या करती है, आकर्षित करती हैं। संस्कृति और अर्थव्यवस्था। मान लो
कहीं की संस्कृति, अर्थव्यवस्था, रहने का सिस्टम, रुकने का सिस्टम बहुत अच्छा है, तो लोग वहां पे भी आकर्षित होते हैं। तो ये भी महत्वपूर्ण है। एक क्वेश्चन बहुत ज्यादा पेपर में पूछा जाता है, चिकित्सा पर्यटन से आप क्या समझते हो और ये विकासशील देशों में क्यों उभर रहा है? तो देखिए, जब चिकित्सा यानी उपचार के उद्देश्य से लोग एक देश से दूसरे देश में पर्यटन करते हैं, घूमते हैं, तो उसे चिकित्सा पर्यटन कहते हैं। इसमें क्या होते हैं, लोग इलाज के उद्देश्य से आते हैं, उनको इलाज कराना होता है, क्योंकि उनके देश में उसी बीमारी का इलाज महंगा होता है, तो वो क्या करते हैं, किसी दूसरे देश में जाके सस्ते में इलाज कराते हैं। इसको चिकित्सा पर्यटन कहते हैं। भारत में विश्व पर्यटन में अग्रणी देश बनकर भारत जो है वो विश्व में चिकित्सा पर्यटन में सबसे आगे बनकर उभरा है। यहाँ पे क्या है, अलग अलग देशों से लोग आते हैं चिकित्सा के लिए। भारत, थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर जैसे जो विकासशील देश हैं, ये चिकित्सा पर्यटन के क्षेत्र में ज़्यादा उभर रहे हैं। इसका कारण क्या है, क्योंकि यहाँ पे जो सुविधाएं होती हैं वो कम पैसों में बेहतरीन सुविधाएं मिल जाती है, जो कि उनको उनके देश में काफ़ी महंगी मिलती है, इसलिए वो क्या करते हैं, भारत जैसे या विकासशील देशों में आते हैं। अगला है अंकीय विभाजन क्या है, किसी देश का अंकीय विभाजन कैसे किया जाता है? तो देखिए, सूचना और संचार टेक्नोलॉजी पर आधारित विकास से मिलने वाले अवसरों का वितरण पूरी दुनिया में असमान है। आप देखोगे पूरी दुनिया के देशों को देखोगे, कोई कम्युनिकेशन के मामले में बहुत आगे आगे होगा, कोई टेक्नोलॉजी के मामले में बहुत आगे होगा, सूचना के क्षेत्र में बहुत आगे होगा, तो कुछ देश बहुत पीछे भी होंगे। तो दुनिया में ये लेवल जो है ऊपर नीचे देखने को मिलता है। तो विकसित देश इस दिशा में आगे दिखेंगे, विकासशील देश इस दिशा में पीछे दिखेंगे। तो इसी को अंकीय विभाजन कहते हैं, यानी एक रैंक दे दी जाती है। आप रैंक समझिए, रैंक दे दी जाती है, रैंक 1 2 3 4, यानी जो ऊपर हैं, जिनकी रैंक अच्छी है, वो अच्छी सुविधा वाले देश हैं। जिनकी रैंक बुरी है, जो 120 105 ऐसे आ रहे होंगे, उनकी रैंक बुरी होगी, तो वो विकासशील देशों में या फिर पिछड़े देशों में आएंगे। यानी इनके बीच में अंतर दिखाने का एक तरीका हो सकता है। देशों के भीतर अंकीय विभाजन, हाँ, अभी एक चीज ये भी है कि भाई जैसे भारत जैसा देश है, भारत एक बहुत बड़ा देश है, ठीक है, मैप बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, माफी चाहता हूँ, सही नहीं बन रहा, ठीक है। तो देखिए, भारत जैसे देश की बात करें तो बहुत बड़ा देश है, यहाँ पे बहुत सारे राज्य हैं। कुछ राज्य ऐसे, जैसे मान लो यहाँ पे अगर हम कैपिटल की बात करें, दिल्ली की बात करें, तो दिल्ली जो है वो क्या है, काफ़ी मतलब आपको यहाँ पे बेहतरीन सुविधा मिल जाएगी। लेकिन अगर आप कहीं दूर जाओगे, बिहार के किसी गांव में जाओगे, तो आपको वहाँ पे सुविधा नहीं मिलेगी। तो देश के भीतर भी हमें ये अंतर देखने को मिलता है, यानी कुछ राज्य बहुत ज़्यादा डेवलप मिलेंगे तो कुछ राज्य डेवलप नहीं मिलेंगे। तो इसे देश के अंदर भी नापा जा सकता है। तो देखिए, देश के भीतर भी अंकीय विभाजन दिखाई देता है। एग्जाम्पल के लिए, भारत और रूस के अलग अलग भागों में अगर हम देखें, तो टेक्नोलॉजी के विकास में काफ़ी अंतर पाया जाता है। देश में बड़े बड़े नगरों, महानगरों में सूचना और संचार टेक्नोलॉजी की सुविधाएं जो है वो उपलब्ध होती है, लेकिन जो ग्रामीण क्षेत्र हैं, यहाँ पे ये सुविधाएं उपलब्ध नहीं होती। भारत के बड़े बड़े नगर वाले नगरों में जाओगे तो वहाँ पे अच्छे हॉस्पिटल, अच्छे स्कूल मिल जाएंगे, लेकिन किसी गांव में जाओगे तो अच्छे हॉस्पिटल, अच्छे स्कूल नहीं मिलेंगे। तो यही आपको बता रखा है यहाँ पे। चतुर्थक सेवा से क्या अभिप्राय है, ठीक है, या फिर ज्ञानोन्मुख सेक्टर इसको क्यों कहा जाता है? तो जो चतुर्थक सेवाएं होती है, इसके अंतर्गत कर्मचारियों को विशिष्ट ज्ञान का उपयोग किया जाता है। इसको ज्ञानोन्मुख सेक्टर भी कहा जाता है। प्राथमिक द्वितीयक सेक्टरों से बड़ी संख्या में चतुर्थक सेक्टर सेक्टर जो होते हैं, इसकी तरफ सेवाएं प्रतिस्थापित होती है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि सेवाओं में वृद्धि अर्थव्यवस्था का विकसित होने का प्रतीक है। जहां पे चतुर्थक क्रियाकलाप वाले जिस देश में लोग ज्यादा होंगे, तो समझ लेना वो देश क्या है, विकसित होगा। एक ही प्रकार का काम तृतीयक और चतुर्थक दोनों हो सकता है। जैसे कि मान लो अध्यापक जो है, उसको हम तृतीयक श्रेणी में, किंतु यदि कोई अध्यापक नवीन शिक्षण पद्धति में काम करने में संलग्न होता है, तो कोई आविष्कार करता है, तो उसको चतुर्थक श्रेणी में भी रख सकते हैं, ठीक है। एक ही जैसे काम को हम दो श्रेणियों में भी रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, परिवहन से क्या अभिप्राय है? परिवहन व्यक्ति, वस्तुओं और को सेवाओं को, मतलब एक व्यक्ति और वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने वाली सुविधा या सेवा को कहते हैं। इसमें मनुष्य, पशु और विभिन्न प्रकार की गाड़ियां होती, ठीक है, मनुष्य के द्वारा पशु और विभिन्न प्रकार की गाड़ियों का प्रयोग किया जाता है। इसमें सामान जो होता है उसको भी मतलब ले जाया जाता है एक जगह से दूसरी जगह। परिवहन की विधाएं, तो परिवहन की विधा होती है, स्थल परिवहन होता है, जल परिवहन होता है, वायु और पाइपलाइन। स्थल आप जानते हो, रोड, सड़कें के जरिए जाते हैं। जल परिवहन में हम पानी के जहाज या नाव के जरिए जाते हैं। वायु परिवहन में जो एरोप्लेन होते हैं उसके जरिए जाते हैं। पाइपलाइन के जरिए आप जानते हो कि जो लिक्विड चीज़ें होती है उसको, या गैस या लिक्विड है, उसको पहुंचाया जाता है। लोगों के जीवन स्तर, जीवन की गुणवत्ता दक्ष परिवहन एवं संचार पर निर्भर करती है, ये आपको बताना है। यस, बिल्कुल। अगर मान लो अच्छा परिवहन और अच्छी संचार व्यवस्था होगी,
तो क्या होगा, लोगों को बेहतरीन सुविधा मिलेगी। विनिमय केंद्र और उपभोग के जो केंद्र होते हैं, बाजार जो होते हैं, उससे वो जोड़ पाएगी लोगों को। तो परिवहन एवं संचार जो है वो कुशल तंत्र लोगों को आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पे पहुंचा देता है। मान लो कहीं पे परिवहन की सुविधाएं ही ना हो, तो लोग एक जगह से दूसरी जगह कैसे जा पाएंगे, उनको समस्या आएगी। लेकिन अगर वहाँ पे बेहतरीन सुविधा होगी तो आसानी से पहुंच जाएंगे। तो इससे क्या है, लोगों का जीवन स्तर जो है वो सुधरता है। ठीक है, कहीं ना कहीं उनको सुविधाएं मिलती हैं। सड़क परिवहन रेल परिवहन की अपेक्षा बेहतर कैसे है, स्पष्ट कीजिए। देखो, सड़क परिवहन जो होता है वो हमें डोर टू डोर जोड़ता है। मान लो एक व्यक्ति, आपको अपने घर से अपने दोस्त के घर के पास जाना है, अपने दोस्त के घर पे जाना है, तो आप किससे जाओगे, सड़क परिवहन से जाओगे। एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाना, डोर टू डोर आपको कनेक्ट केवल और केवल क्या करती है, सड़कें करती हैं। रेल आपको क्या है, एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन में पहुंचा देगी, लेकिन वो घर से घर में नहीं पहुंचाएगी। समझ रहे हो। उसके रेल का क्या होता है, निश्चित होता है कि जहां जहां पे उसकी पटरियां बिछाई गई है, जहां जहां पे उसके सिस्टम बनाए गए हैं, वहीं पे हो जाएगी। लेकिन सड़कें क्या है, आसानी से कहीं पे भी बनाई जा सकती हैं। अब तो सड़कों का निर्माण जो है वो पहाड़ी और दुर्गम क्षेत्रों में भी किया जा सकता है, लेकिन जबकि रेल मार्गों की बात करें तो यहाँ पे पहाड़ी क्षेत्रों में इसका निर्माण कर पाना काफी मुश्किल होता है, बहुत कठिन होता है। छोटी दूरी को तय करने के लिए सड़क मार्ग जो होता है वो बेहतरीन होता है। ठीक है, ये आप सड़क और रेल के बीच में आप बता सकते हो। सड़क परिवहन की कोई 3 समस्या बतानी है आपको। तो देखो, जब कोई प्राकृतिक आपदा आती है, बाढ़ आ जाए, भूस्खलन आ जाए, तो सड़कें खराब हो जाती हैं। सड़कें खराब मौसमी दशाओं में ज़्यादा ठीक नहीं होती। यातायात की अगर बहुत ज़्यादा मांग होती है तो सड़कों का जाल पूरा नहीं कर पाते, तो ऐसे में समस्या आती है। मान लो बहुत बड़ी जनसंख्या है, बहुत ज़्यादा सड़कों की ज़रूरत है और नहीं हो पा रही उतनी ज़रूरतें पूरी, तो समस्या है। सड़कों के निर्माण और उसके रखरखाव में जो पैसा लगता है, जो निवेश होता है, वो भी बहुत ज़्यादा होता है, कॉस्ट ज़्यादा आती है। तो ये भी एक पॉइंट बन जाएगा। जल परिवहन के क्या लाभ हैं, तो ये बहुत आसान है। जल परिवहन के लिए मार्गों का निर्माण नहीं करना पड़ता, क्योंकि जो मान लो नदी है, उसमें थोड़ी रास्ता बनाना है, बस उसके किनारे में जहाँ पे वो रुकते हैं जहाज, वहाँ पे क्या है, पत्तन वगैरह या जो भी सामान उतारने के लिए बनाया जाता है वो बनाने की जरूरत है बस। बाकी मार्ग की जरूरत नहीं होती। इसमें अलग अलग आकार के जहाज जो हैं वो चल सकते हैं। जल परिवहन में आवश्यकता होती है दोनों छोरों में पत्तन सुविधाओं को प्रदान करने की। ठीक है, ये पतन नहीं है, पत्तन है, यहाँ पे टाइपिंग की मिस्टेक है, माफी चाहता हूँ, आप इसे ठीक कर लेना। ये परिवहन का सबसे सस्ता साधन होता है, क्योंकि जल का घर्षण जो होता है वो स्थल की अपेक्षा बहुत कम होता है, काफी सस्ता पड़ता है। ठीक है, जल परिवहन की ऊर्जा लागत भी जो होती है वो काफी कम होती है। तो ये जल परिवहन के कुछ लाभ हैं। सबसे सस्ता साधन होता है जल परिवहन, याद रखना। पार महाद्वीपीय रेल मार्ग क्या होता है। देखो, पार महाद्वीपीय रेल मार्ग क्या होता है, जो पूरे एक महाद्वीप को के एक छोर से दूसरे छोर में पहुंचाते हैं। जैसे ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप आपको दिख रहा है, यहाँ पे इस जगह पर्थ से लेकर सिडनी तक, यानी आर पार जो पहुंचा रहा है आपको रेलवे मार्ग, इसको पार महाद्वीपीय कहते हैं। ठीक है, जैसे आप ये देखोगे, रूस की तरफ देखोगे तो सेंट पीटर्सबर्ग से लेकर होते हुए आपको ये व्लादिवोस्टॉक तक पहुंचा रहा है, तो ये पूरा महाद्वीप को ही पार कर रहा है। तो पार महाद्वीपीय रेल मार्ग पूरे महाद्वीप से गुजरते हुए दोनों छोरों को जोड़ते हैं। इनका निर्माण आर्थिक राजनीतिक कारणों से विभिन्न दिशाओं में लंबी यात्राओं की सुविधा के लिए किया जाता है। देखो, ये लंबी यात्रा के उद्देश्य से बनाए गए हैं। इधर से लेकर इस कोने से इस कोने तक जाने का मतलब समझ रहे हो, बहुत बड़ी यात्रा है ये। जो हाईवे होते हैं उसका क्या अभिप्राय है, हाईवे की विशेषता आपको बतानी है। तो जो हाईवे होते हैं वो दूरस्थ स्थानों को जोड़ने वाली पक्की सड़कें हैं, यानी दूर लंबी दूरी की यात्रा के लिए होती है। इनका निर्माण इस प्रकार किया जाता है कि जो ट्रैफिक है वो अबाधित रूप से मतलब जा सके। ठीक है, ये देखो, आप यहाँ पे एक आपके लिए एक इमेज लगा रखी है। अब इसकी कुछ विशेषता देखो, यातायात बिना किसी बाधा के चल सके इसलिए ये बनाया जाता है। और इसमें कई लेन, पुल बनाए जाते हैं, फ्लाईओवर बनाए जाते हैं, दोहरे वाहन के लिए बनाए जाते हैं। 80 मीटर चौड़ी सड़कें बनाई जाती हैं, ताकि क्या हो, आसानी से ट्रैफिक जा सके। अंडरपास होते हैं, कई सारे फ्लाईओवर होते हैं, ताकि मतलब जाम ना लगे। महामार्गों को आबादित यानी बिना रुके यातायात की सुविधा प्रदान करने के लिए फ्लाईओवर बनाए जाते हैं। यहाँ पे लाल बत्ती नहीं रखी जाती, ताकि कोई जाम जूम इन सब चीज़ों का चक्कर ही नहीं होता है। ये सड़कें जो होती है गति अवरोधकों से मुक्त होती है और कई लेन वाली सड़कें होती हैं। ठीक है, इन सड़कों के किनारों में रेलिंग लगी होती है, ताकि कहीं से भी इसको क्रॉस ना किया जा सके, सीधा जाना है डायरेक्ट।
पनामा नहर से दक्षिण और उत्तरी अमेरिका किस तरीके से प्रभावित किया, पनामा नहर की विशेषता बताओ। पनामा नहर से रिलेटेड क्वेश्चन काफी पूछा जाता है, तो देखते हैं। पनामा नहर जो है ये पूर्व में अटलांटिक महासागर को पश्चिमी प्रशांत महासागर से जोड़ती है। इसका निर्माण संयुक्त राज्य जो अमेरिका है इसके द्वारा किया गया है। ठीक है, इसकी विशेषता देखो, ये 72 किलोमीटर लंबी। अब देखो एनसीईआरटी में और सपोर्टिंग मटेरियल में अलग अलग हो सकता है ये लंबाई वगैरह, तो आपको क्या है एनसीईआरटी वाली याद कर लेनी है। ठीक है, जो भी एनसीईआरटी में लिखी हो। इस नहर के द्वारा समुद्री मार्ग न्यूयॉर्क एवं सैन फ्रांसिस्को के मध्य जो जो दूरी होती थी वो 13,000 किलोमीटर दूरी कम हो गई है। सोचो 13,000 किलोमीटर, कितनी ज्यादा मतलब ये बेनिफिट पहुंचाने वाली नहर है। दक्षिण अमेरिका की अर्थव्यवस्था में पनामा नहर जो है बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, क्योंकि दक्षिण अमेरिका जो है उसके पूर्वी और पश्चिमी तटों पर के जो मध्य में आसानी से परिवहन होने लगा इसकी वजह से, तो काफ़ी बेनिफिट है यहाँ पे। ये नहर दक्षिण अमेरिका के राष्ट्र जो है उसके मध्य व्यापार को बढ़ाने में भी काफ़ी फायदेमंद साबित हुई है। इसके बाद आता है क्वेश्चन स्वेज नहर। स्वेज नहर का बहुत पूछा जाता है। तो स्वेज नहर का निर्माण जो है वो 1869 में हुआ था। ये भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है। ठीक है, ये नहर जो है यूरोप को हिंद महासागर में एक नया रास्ता प्रदान करती है। अब इसकी कुछ विशेषता देखो, विशेषता बहुत पूछते हैं, तो आप यही बता सकते हो कि 1869 में बना, भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है, 160 किलोमीटर लंबी और 11 से 15 मीटर जो है गहरी है। इस नहर में रोजाना लगभग 100 जलयान जो है, जो जहाज होते हैं पानी में चलने वाले, वो आते जाते रहते हैं। ठीक है, इस नहर को पार करने में 10 से 12 घंटे का समय लगता है। एक ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा आपसे पेपर में पूछा जाता है कि पाइपलाइन, माफी चाहता हूँ मेरा गला बैठा हुआ है थोड़ा, पाइपलाइन परिवहन से क्या अभिप्राय है, इसके फायदे और नुकसान बताओ। तो देखो, जल, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, जो लिक्विड और जो गैस वाले पदार्थ होते हैं उसको बिना रोके परिवहन के लिए सबसे बेहतर जो होता है वो पाइपलाइन का प्रयोग होता है। समझ रहे हो, पाइपलाइन के द्वारा पानी तथा रसोई गैस या तरल पदार्थ का परिवहन के बारे में आप जानते हो। आपको पता है कि पानी तो लाया जाता है, आपके घरों में पानी आता है वो पाइप से आता है, कुछ जगह पे रसोई गैस आती है वो भी पाइप से आती है, लिक्विड, ये सब इनके बारे में आप पहले से जानते हो। ठीक है, ये कोई नई चीज़ नहीं है। पाइपलाइन के जो गुण, जो लाभ हैं ये समझिए। तो पाइपलाइन जो है ऊबड़ खाबड़ स्थान में, भूभाग में, पानी के नीचे भी इसको बिछाया जा सकता है। इसका संचालन और रख रखाव का खर्च जो होता है कम होता है। जलीय तथा गैसीय पदार्थों को परिवहन के लिए सबसे तेज साधन है, पर्यावरण हितैषी है, कोई नुकसान नहीं है इससे। पाइपलाइन जो है पाइपलाइन परिवहन से ईंधन की बचत होती है। पाइपलाइन परिवहन पर मौसम संबंधी दशाओं का कोई खास प्रभाव नहीं पड़ता। ये इसके कुछ फायदे हैं। इसके नुकसान देखो, एक बार बनाने के बाद इसकी क्षमता को ना तो बढ़ाया जाता है ना घटाया जाता है। ठीक है, घटाया जा सकता है। पाइपलाइन में अगर मान लो लीकेज हो जाती है तो उसको पता लगाना मुश्किल होता है और उसके बाद मरम्मत का खर्चा भी ज़्यादा आता है, कॉस्ट भी ज़्यादा आती है। मान लो कहीं पे पाइपलाइन फट जाए तो उसकी मरम्मत की कॉस्ट भी ज़्यादा आएगी, उसको काम करना भी कठिन होता है। कुछ इलाकों में इसकी सुरक्षा की व्यवस्था करना भी थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो ये इसकी कुछ कमियां हो जाएंगी। राइन नदी जलमार्ग विश्व का सबसे अत्यधिक प्रयोग में लाया जाने वाला जलमार्ग है। इसके कारण बताने हैं। तो देखो, ये जो राइन नदी जलमार्ग है ये जर्मनी और नीदरलैंड से प्रवाहित होती है नदी। ये यूरोप के संपन्न कोयला खनन क्षेत्रों से गुजरता है, वहां पे परिवहन की सुविधा प्रदान करता है। ये जलमार्ग स्विट्जरलैंड, जर्मनी, बेल्जियम, फ्रांस, नीदरलैंड जो है इनके जो उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग है इससे जोड़ता है इनको। यहाँ पे हर साल 20,000 से ज़्यादा समुद्री जो शिप हैं वो आते हैं और 2 लाख से अधिक यहाँ पे जो आंतरिक जो मालवाहक पोत हैं जो आपस में ही आसपास जाते हैं आंतरिक रूप से, वो भी यहाँ पे क्या है वस्तु और सामग्री का आदान प्रदान करते हैं। अगला है कि वायु परिवहन की विशेषता बताइए। तो वायु परिवहन जो है ये सबसे तेज साधन है। जहाज से जितनी जल्दी पहुंचा जा सकता है उतना और किसी साधन से नहीं पहुंचा जा सकता। इसकी वजह से क्या हुआ है, लंबी दूरी की यात्रा जो है वो कम समय में की जा सकती है। आज आपको भारत से अमेरिका जाना हो तो आप कुछ ही घंटों में पहुंच जाओगे। इसके द्वारा मूल्यवान वस्तु, जो बहुत कीमती वस्तु है या जीवन रक्षक दवाएं हैं, वो कम समय में पहुंचाई जा सकती है। वायु परिवहन देखो, एक इसकी नेगेटिव आप समझ लो, ये बहुत ज़्यादा महंगा है, हर इंसान इसको यूज़ नहीं कर सकता। विकसित देशों में वायु परिवहन की सुविधा जो है वो बेहतर है, लेकिन विकासशील देशों में अभी के समय में ये बहुत ज़्यादा बेहतर नहीं है। तो ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। सड़कों पर संकुलन क्यों होता है, जाम क्यों लग जाता है सड़कों पे?
परिवहन संकुलन की समस्याओं से आप क्या समझते हैं? तो देखिए, जब सड़क तंत्र यातायात की आवश्यकताओं के अनुरूप विकसित नहीं होता, तो ऐसे में जाम वगैरह की समस्या जो होती है बढ़ जाती है, जहाँ पे घंटों वाला जाम लग जाता है। सार्वजनिक बस सेवाओं में सुधार करना, अगर लोग सार्वजनिक जो बस वगैरह इससे यात्रा करेंगे तो थोड़ा सा जाम कम हो सकता है। सड़कों को चौड़ा कर दें तो जाम कम हो सकता है। सड़कों की गुणवत्ता को सुधारें, नई सड़कें बनाएं तो जाम को कम किया जा सकता है। पुल बना दें, फ्लाईओवर बना दें, दोहरे वाहन मार्ग बनाएं तो जाम को कम किया जा सकता है। निजी वाहनों की संख्या को नियंत्रित करके इस समस्या का समाधान किया जा सकता है। तो संकुलन का मतलब यहाँ पे ट्रैफिक जैम से है, ठीक है। उपग्रह संचार से क्या अभिप्राय है और इसकी विशेषता बताइए? तो देखो, आखिरी क्वेश्चन है ये। उपग्रह संचार के माध्यम से मौसम की जानकारी हमें मिलती है। आप देखते हो ना न्यूज में कि वो पहले ही बता देते हैं कि कैसा मौसम रहेगा, कब बारिश की संभावना है, कब आंधी आने की संभावना है, सब कुछ बता देते हैं। तो ये उपग्रह संचार की वजह से हो पाया है। उपग्रह उपग्रह संचार प्रणाली द्वारा पृथ्वी के खनिजों को भी मतलब जानकारी ली जा सकती है। इस प्रणाली द्वारा सैनिक और असैनिक कार्य में भी सहायता मिल जाती है। उपग्रह संचार प्रणाली द्वारा हम किसी क्षेत्र की जानकारी बिना उसके संपर्क, बिना वहां पे जाए हम प्राप्त कर सकते हैं। ये इसकी खास बात है। तो ये थे आपके क्वेश्चन सारे, आपको पूरी बुक करा दी है, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिए हैं। और टेलीग्राम ग्रुप में आप जुड़ जाइए। क्लास 12 ईएसपी न्यू ग्रुप है, इसमें 23,000 या 22,000 के करीब स्टूडेंट जुड़े हुए हैं आज की डेट में, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग सभी को। जय हिंद, जय भारत। ये पहली बुक है, दूसरी बुक भी आपकी बनाऊंगा, ठीक है मैं।